हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। लाइक टारगेट प्यारे बच्चों केवल 500 लाइक का टारगेट है। आशा करते हैं आप लोग 500 लाइक प्यारे बच्चों करवा देंगे। लाइक से प्यारे बच्चों ये रहेगा कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं नहीं, अच्छा एफर्ट आपके लिए प्यारे बच्चों हम लोग लगा रहे हैं नहीं, ठीक है ना। और आपको भी मेरे साथ मेहनत करना होगा, क्योंकि जब आपके लिए प्यारे बच्चों वीडियो लगातार हम आपको हिंदी की, फिजिक्स की, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये जो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट है 5, इसकी लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है SKM स्टडी के द्वारा। और आपको फ्री में नोट्स, जी हाँ, हर एक वीडियो का जो प्यारे बच्चों फ्री में नोट्स है वो आपके टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर दिया जा रहा है। और टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी का लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। जाके वहां से आपको फ्री में नोट्स डाउनलोड करने के लिए SKM स्टडी टेलीग्राम को फटाक से ज्वाइन कर लेना है। कोई भी दिक्कत आए प्यारे बच्चों तो कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट भर दीजिए, ठीक है ना। आपके लिए ही कमेंट ही बनवाया है मैंने, तो जाके कमेंट सेक्शन भर दीजिए अपने कमेंटों से। लाइक डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगे, अगर वीडियो प्यारे बच्चों अच्छी लग रही है तो लाइक, नहीं तो डिसलाइक, कुछ और आपकी डिमांड है तो उसको लेके आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्री नोट्स के लिए प्यारे बच्चों टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए आज ही, क्योंकि जब यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिर इसी का नोट्स टेलीग्राम पर आप जाके पढ़ लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा सबसे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो सबसे बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों आप बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर पाएंगे और 95% से ज़्यादा इस बार हम गेन आपको करवाएंगे। अगर आपका टारगेट 95 से ज़्यादा है तो बिल्कुल आप SKM स्टडी से जुड़िए, अपने दोस्तों की बताइए कि SKM स्टडी सर आपको फ्री में नोट्स, फ्री में वीडियो, सारी चीज़ें फ्री में उपलब्ध करा के पढ़ा रहे हैं अच्छी तरीके से, सबसे सिंपल भाषा में आपको प्यारे बच्चों परिभाषाएं दे रहे हैं। आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ सर आप कितनी अच्छी तरीके से परिभाषाएं हम लोग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण, वो भी अध्याय 9 से 3 तक। 9 से 3 तक जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं, सारे के सारे हम आपको देंगे। आज का जो है वो अध्याय से 9 से 13 तक क्लास 12 फिजिक्स का प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप यहाँ पे है क्वेश्चन, उसको हम लोग प्यारे बच्चों ले रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्रांतिक कोड की परिभाषा लिखो, या फिर क्रांतिक कोड क्या होता है, या फिर क्रांतिक कोड से आप क्या समझते हैं। एक ही चीज को वो कई भाषाओं में पूछ सकता है, जरूर नहीं है कि आप जो पढ़े हैं वही वो भाषा की यूज करे, वो अपनी भाषा अलग से कोई भी भाषा वो जोड़ के पूछ सकता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, उसे प्यारे बच्चों क्रांतिक कोण कहती हैं। क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित किया जाता है। क्रांतिक कोण को किसे दिखाते हैं? सी से, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिटिकल एंगल। क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एंगल बोला जाता है, इसलिए क्रांतिक कोण को हम लोग सी से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है ना। तो क्रांतिक कोण होता क्या है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न यहाँ पे न्यूमेरिकल लेके आए हैं, क्योंकि अब आपको हम सारी चीजें देंगे एक तरफ से A to Z, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे डेरिवेशन हो, या फिर बात करें न्यूमेरिकल की, हर चीज़ें प्यारे बच्चों आपके सामने हम लेके आएंगे और जो इंपॉर्टेंट रहेंगी केवल हम लोग उसी को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है न्यूमेरिकल, एक पतले प्रिज्म का कोण 4 डिग्री है। कोई पतला प्रिज्म है जिसका कोण कितना है? 4 डिग्री है, तथा पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। तो उसका न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल में करेंगे, दिया है तो एक पतले प्रिज्म का कोण कितना दिया है? 4 डिग्री। तो बात करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है, कोण की वैल्यू कितनी है? कोण की वैल्यू है एंगल, कितना दिया है? 4 डिग्री दिया है, तो 4 डिग्री ले लेंगे। और फिर एन की वैल्यू कितनी दी गई है? उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5 है। एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.5 दिया गया है। और निकालना क्या है?
न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि बोले तो डेल्टा एम आपको ज्ञात करना है। न्यूनतम विचलन कोण प्यारे बच्चों आपको फाइंड करना है। तो अब हम लगा देंगे न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला, आंसर आपके हाथ में होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है, n-1 इंटू ए होता है। क्या होता है, n-1 इंटू ए होता है। एन की मान कितना दिया है, 1.5 माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी दी है, 4 डिग्री दी है। कितनी दी है, 4 डिग्री दी है। अब 1.5 में से 1 घटाएं, कितना आ जाएगा, 1 गुणते 4 डिग्री, और इसमें इसका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, सॉरी 0.5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 1.5 में 1 घटाएंगे 0.5 गुणते 4, और 4 का जब 0.5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 डिग्री। और यही आपका क्या है, आंसर। यानी कि न्यूनतम विचलन कोण कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2 डिग्री आ गया। तो क्या लिख देंगे, अतः न्यूनतम विचलन कोण, अतः न्यूनतम विचलन कोण 2 डिग्री होगा। न्यूनतम विचलन कोण कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रमशः 1.50 तथा 2.40 है, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, तो कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक कितना है, 1.50 तथा 2.40 है, तो हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिया है, दिया क्या है प्यारे बच्चों, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, यानी कि ANG कितना दिया है, वो दिया है 1.50, और हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है, यानी कि AND डायमंड कितना दिया है, 2.40। निकालना क्या है, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। किसका निकालना है प्यारे बच्चों, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, यानी कि हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोले तो DNG बराबर क्या हो जाएगा, ANG/AND हो जाएगा। ANG की वैल्यू कितनी दी है, 1.50, AND की वैल्यू कितनी है, 2.40। करेंगे कितना आ जाएगा, 0.625, और यही क्या है आपका आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये आपका जो न्यूमेरिकल है यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। यह पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। ठीक है ना, और इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, यानी कि तरंगाग्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंगाग्र क्या होता है, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तरंगाग्र कहते हैं, वह तरंगाग्र कहलाता है। समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, और समार माध्यम में किसी भी तरंग का तरंगाग्र जो होता है वो तरंग संचरण की दिशा के सदैव क्या होता है, लंबवत होता है। यह भी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में याद रखना होगा। तो तरंगाग्र क्या होता है, एक बार फिर देख लेते हैं। किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। समाग माध्यम में किसी तरंग का तरंगाग्र सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? यानी कला संबद्ध स्रोतों से प्यारे बच्चों आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोत होता क्या है? तो सबसे जितने भी प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन टॉपिकों को मैं आपको लेके आया हूं, और इन सब टॉपिक को अगर तैयार कर लिए तो इस बात की प्यारे बच्चों गारंटी है कि आपको कोई हरा नहीं सकता। आप सबसे बेहतरीन नंबर पाएंगे, अपने दोस्तों में से सबसे टॉप पे आप ही रहेंगे। लेकिन इसके लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, तो मेहनत आप हमारे साथ कीजिए और फिर देखिए कि आप प्यारे बच्चों कितना अच्छी तरीके से ज़्यादा नंबर को स्कोर कर पाएंगे। तो ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत, और दो तरंग उत्पादक स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? प्रकाश स्रोत होगा या फिर ध्वनि स्रोत होगा। तो ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत यानी प्रकाश स्रोत या ध्वनि स्रोत जिसकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत यानी कि या प्रकाश स्रोत होगा या ध्वनि स्रोत होगा जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ स्थिर बना रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निरोध विभव से क्या तात्पर्य है? इसका मान किस पर निर्भर करता है? यानी जो निरोध विभव होता है इससे आप क्या समझती हैं और इसका मान किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि निरोध विभव होता क्या है एक्चुअली में, उसके बाद देखेंगे कि यह किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोध विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसी को प्यारे बच्चों निरोध विभव कहा जाता है। तो निरोध विभव क्या होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में निरोध विभव धन प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? निरोध विभव कहा जाता है। इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटोसेल के कैथोड की धातु पर निर्भर करता है। और इसका जो मान होता है वह प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करता है? तो इसका मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा फोटोसेल के कैथोड की धातु पर सदैव व सदैव निर्भर करता है। तो यह सब सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखती है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए आपको ज़बरदस्त मेहनत करना है ट्वेल्थ में, क्योंकि ट्वेल्थ से ही आपका भविष्य का निर्माण होता है। अगर आपको कुछ चीज़ें करनी होगी तो पहले सबसे ज़रूरत होगी आपको ट्वेल्थ की, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि द्रव्य तरंगे क्या है? द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखो। तो द्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगे द्रव्य तरंगे या डे ब्रागली तरंगे कहलाती हैं। इसी को डे ब्रागली तरंग भी कहा जाता है। तो द्रव्य तरंगे होती क्या हैं? गतिमान द्रव्य कण से संबद्ध तरंगे द्रव्य तरंगे अथवा दे ब्रागली तरंगे कहलाती हैं। इसका तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होती है? लैम्डा बराबर h/mv होता है, जहां m क्या है? कण का द्रव्यमान, v क्या है? कण का वेग, h क्या है? प्लांक नियतांक होता है। इसको थोड़ा सा पॉइंट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इन तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से करते हैं। और जो प्यारे बच्चों इन तरंगों का जो प्रायोगिक सत्यापन होता है वह केवल किसके नियम से किया जाता है? डेविसन तथा जर्मन के प्रयोग से ही हम लोग इसका सत्यापन कर पाते हैं और किसी का भी नहीं। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करो तथा इसकी कमियों का उल्लेख करो। तो रदरफोर्ड का प्यारे बच्चों परमाणु का मॉडल क्या है, इसको आपको लिखना है स्वयं, और इनकी क्या क्या कमियां थी, ठीक है ना, इसको खुद से करना है। हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में, अगर आपको चाहिए आंसर तो कमेंट कर दीजिए, इसको मैं करवा दूंगा। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखो और हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव और प्रथम उत्तेजन ऊर्जा तथा आयनन विभव का मान ज्ञात करो। और यहाँ पे तीसरा एक सवाल आपको दे रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य 65,000 या 6,560 एंगस्ट्राम है, तो इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।
और यहाँ प्यारे बच्चों प्रश्न है, इसको तो मैं करवा ही दे रहा हूँ। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में क्या अंतर है, अंतर लिखना है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक तरफ नाभिकीय विखंडन और दूसरी तरफ नाभिकीय संलयन को लिखना है और इन दोनों के बीच आपको अंतर लिखना है। सबसे पहला अंतर क्या हो जाएगा, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिक में ही कराई जाती है। जो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है केवल भारी तत्वों के नाभिकों में कराई जाती है। तो लिखेंगे यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिकों में कराई जाती है। और नाभिकीय संलयन क्या है, यह क्रिया केवल हल्के तत्वों के नाभिकों से ही होता है। क्लियर है। दूसरे पॉइंट में प्यारे बच्चों लिखेंगे यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जाती है। यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जाती है। और आप दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यह क्रिया केवल उच्च ताप पर ही होती है। यह क्रिया केवल उच्च ताप पर होती है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आपका बनेगा इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 मिलियन वोल्ट होती है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें क्या हो जाएगा तीसरे पॉइंट में, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या बन जाएगा चौथा, इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है। इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता कम होती है। और यहाँ पे चौथे पॉइंट क्या हो जाएगा, इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता अधिक होती है। इस क्रिया में ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिशत क्षमता अधिक होती है। पांचवें पॉइंट में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और इस क्रिया को प्यारे बच्चों नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर इसमें जैसे में क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बम। ठीक है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य, यानी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, इससे आप क्या समझती हैं। तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह वायु ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियानों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे प्यारे बच्चों नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक अस्थायी होगा। तो ये प्यारे बच्चों इतने जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, इसकी जो PDF है वो अब आपको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं SKM स्टडी। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक रखते हैं 1000 लाइक प्यारे बच्चों रखते हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा ना, हाँ आप सही है 1000 लाइक। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।